Jai Hind दोस्तों, my name is Ankit and I am faculty for chemistry. I have been teaching chemistry for class 11th and 12th from past 3 years. और इस वीडियो में हम CDS के लिए इवन हर वो एग्ज़ाम जिनमें साइंस सेक्शन से क्वेश्चंस आते हैं इंक्लूडिंग स्टेट PSCs, उनके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर करने वाले हैं। जिस भी टॉपिक से हम क्वेश्चन लेंगे उस टॉपिक के बैकग्राउंड में हम पूरे डिटेल्स को समझेंगे ताकि उस टॉपिक से दोबारा किसी भी तरीके से क्वेश्चन फ्रेम किया जाए तो आप आसानी से उस क्वेश्चन को आंसर कर सकें। इस वीडियो में तो हम केवल प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो अच्छे वाले थोड़े गुड क्वालिटी के क्वेश्चंस हैं जिनमें काफ़ी कुछ एक्सप्लेन करने को है उन क्वेश्चंस को कवर करेंगे। और इसके अलावा आने वाले वीडियोज़ में इसी सीरीज़ के तहत हम अन्य तरह के सवाल भी देखेंगे। फिलहाल मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा कि अगर आप साइंस सेक्शन को रिवाइज करना चाहते हैं तो ऑलरेडी मैंने प्लेलिस्ट बना दी है साइंस सेक्शन के नाम से, जो कि आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। वहाँ से जाकर के आप उन वीडियोज़ को बारीकी से समझें। हर वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने NCERT से समझाया है कॉन्सेप्ट को। इसके बाद UPSC के द्वारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी हमने टॉपिक वाइज कवर किए हैं। जैसे लाइट एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको पता होगा CDS NDA इन एग्जाम्स में काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो लाइट अगर है केवल तो हम लाइट से ही क्वेश्चन को कवर किए हैं। तो स्टार्ट करते हैं फिर इस वीडियो को। तो पहला क्वेश्चन देखिए, रेजिस्टिविटी को लेकर के आपको करेक्ट सीक्वेंस बताना है और सिल्वर नाइक्रोम और ग्लास के बारे में पूछा जा रहा है। तो अगर आपको रेजिस्टिविटी के बारे में पता है कि रेजिस्टिविटी क्या है तो काफ़ी आसानी से ऐसे क्वेश्चन आप आंसर कर सकते हैं। दोस्तों, अक्सर ही लोग रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी को लेकर के कंफ्यूज होते हैं। पहले तो मैं चाहूँगा कि आप इस तस्वीर को अच्छे से ऑब्जर्व करिए। इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस से संबंधित ये तस्वीर है। देखिए यहाँ पे ओम लिखा गया है, इस साइड में वोल्ट है और ये है एम्पियर। एम्पियर आपको पता होगा कि इलेक्ट्रिक करंट की मात्रक है, वोल्ट वोल्टेज की और ओम जो है ये रेजिस्टेंस की। तो वोल्टेज जो है ये करंट को धक्का देने का प्रयास करिए बट ओम इस चीज़ को रोक रहा है, यानी रेजिस्टेंस। तो इसे मैंने बहुत ही आसान शब्दों में लिख दिया है। देखिए रेजिस्टेंस क्या होता है, वो फोर्स होता है जो करंट के फ्लो को अपोज करे, और नाम में ही रेजिस्टेंस है, हिंदी में प्रतिरोध कहते हैं, यानी ये अपोज करने का काम करता है। ऐसा ही मात्रक आपको पता होगा, 10th क्लास में ये क्वेश्चन बोर्ड्स में पक्का आता है ओम्स से संबंधित। तो SI यूनिट जो है ये ओम है। रेजिस्टिविटी की बात करें तो ये भी काफ़ी आसान है। देखिए हर मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है, तो वैसे मटेरियल जिनकी प्रॉपर्टी के कारण करंट अपोज की जाती है वो उसकी रेजिस्टिविटी कहलाती है। तो चूंकि इसमें एक एलिमेंट लेंथ का भी आ गया है इसलिए इसकी SI यूनिट जो है ये ओम मीटर होती है, ना कि ओम। तो अगर आपसे पूछा जाए कि रेजिस्टिविटी का SI मात्रक बताइए तो वहाँ पे आपको कहना होगा ओम मीटर। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, स्टेट PSC में तो डायरेक्टली पूछ रहे हैं और UPSC CDS NDA इन एग्जाम्स में आपको स्टेटमेंट के फॉर्म में या फिर अलग तरीके से पूछ लिया जाएगा। तो ध्यान रखिए इस कॉन्सेप्ट को कि मटेरियल की वो प्रॉपर्टी जिसके कारण वो करंट को अपोज करे वो रेजिस्टिविटी कहलाती है। ये भी मैंने लिख दिया है कि SI यूनिट में एक्स्ट्रा मीटर क्यों देखने को मिल रहा है इसके मुकाबले। ऐसा इसलिए क्योंकि ये लेंथ पर भी डिपेंड करती है। आइए अब NCERT क्या कहती है वो भी देख लेते हैं। देखिए जो रेजिस्टेंस है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है लेंथ के, यानी लेंथ जितनी ज़्यादा होगी उतनी ही ज़्यादा उस मटेरियल की रेजिस्टिविटी होगी, यानी उतना ही ज़्यादा वो इलेक्ट्रिक करंट को अपोज करेगी, राइट। और ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब जितनी ज़्यादा क्रॉस सेक्शनल एरिया बढ़ेगी उतनी ही रेजिस्टिविटी घटेगी। तो इसे अगर हम मैथमेटिकली लिखना चाहें तो R इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L, बट R इज ऑल्सो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू A का मतलब क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो इन दोनों इक्वेशन को जब हम कंबाइन करेंगे तो ये बन जाएगा, ऑब्वियसली ये बन जाएगा R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L अपॉन A। ठीक है, अब हम जब इस प्रोपोर्शनलिटी को हटाएंगे तो कांस्टेंट लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम जिस कांस्टेंट का यूज करते हैं वो रो है। तो यही इक्वेशन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, R इक्वल टू रो L बाय A। कई सारे न्यूमेरिकल डायरेक्टली सॉल्व होते हैं, हालांकि उतनी डिटेलिंग में हम बात नहीं करेंगे, यहाँ पे हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अकॉर्डिंग कवर कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात क्या आपको समझना है कि ये ऑब्वियसली ये प्रॉपर्टी है मटेरियल की, और SI यूनिट देखिए क्या बताई जा रही है, ओम मीटर रेजिस्टिविटी की। और जो मेटल्स होते हैं या जो एलॉयज होते हैं, मेटल का मतलब जैसे एल्यूमिनियम, आयरन, ये जो चीज़ें होती हैं, या मिश्र धातु होते हैं जैसे जो पीतल है जो कि तांबा और जस्ता से मिलकर के बना होता है, ये सब जो चीज़ें हैं इनकी रेजिस्टिविटी बहुत कम होती है, यानी इनमें बहुत कम पावर होती है करंट को अपोज करने की।
ठीक है, काफ़ी आसान सा कॉन्सेप्ट है। अगर इसके पीछे की स्टोरी आप समझेंगे कि क्यों हो रहा है ऐसा, वाई वाले एलिमेंट पर फोकस करेंगे साइंस में, तो काफ़ी आसानी से आप चीज़ें समझते हुए चलेंगे। अब ऑब्वियस सी बात है कि मेटल की रेजिस्टिविटी काफ़ी कम होगी, बिकॉज इनमें काफ़ी इस तरीके के जो मटेरियल्स हैं, मेटल में जो मटेरियल की प्रॉपर्टीज़ हैं, उनमें काफ़ी कम उस तरीके के तत्व हैं जो करंट को अपोज करें। तो इस तरीके से आप इस चीज़ को ध्यान रख सकते हैं। इवन इनके रेंजेस आप देख सकते हैं, काफ़ी कम है, माइनस में है 10⁻⁻8 ओम मीटर। ओम मीटर क्या है? एसआई मात्रक है, किस चीज़ की? रेजिस्टिविटी की। तो इस कारण से ये गुड कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के। तो ये तो काफ़ी आसान बात है, मेटल तो गुड कंडक्टर होते ही हैं। इसके अलावा अगर हम इंसुलेटर की बात करेंगे, जैसे रबर हैं, ग्लास हैं, सूखी लकड़ी है, ये सारी चीज़ें जो हैं जिनमें भी करंट फ्लो नहीं होता या बहुत कम मात्रा में होता है, तो उनकी रेजिस्टिविटी काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि इनमें करंट अपोजिंग पावर जो है ये काफ़ी कम है। सो ये पूरी लिस्ट दे दी गई है एनसीईआरटी में कि जो कंडक्टर होते हैं, यानी जो मेटल वगैरह होते हैं, मेटल एलॉयज, इनकी रेजिस्टिविटी जो है ये काफ़ी कम होती है। बट जैसे जैसे हम नीचे की ओर बढ़ेंगे, यानी इंसुलेटर में जाएंगे, तो इनकी रेजिस्टिविटी काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलेगी, बिकॉज इनमें तो करंट फ्लो करता ही नहीं। तो काफ़ी आसान है ये। अगर आप समझ पा रहे हैं इस बात को कि करंट फ्लो करेगा या नहीं, तो इस चीज़ से आप काफ़ी आसानी से समझ जाएंगे कि रेजिस्टिविटी कम होगी या ज़्यादा होगी। अगर इंसुलेटर है, अगर इनमें करंट फ्लो नहीं करता है, तो फिर इनकी रेजिस्टिविटी काफ़ी ज़्यादा है ना। अब इस क्वेश्चन को लॉजिकली सोचिए। तो यहाँ पे हमें पता है सिल्वर के विषय में कि सिल्वर काफ़ी अच्छा कंडक्टर है। आपने सुना होगा कि सिल्वर जो है ये सभी मेटल्स में अगर हम देखें तो जब फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी की बात आएगी तो ये गुड कंडक्टर है, काफ़ी अच्छा कंडक्टर है। इसके बाद नाइक्रोम का नंबर है, फिर ग्लास तो ऑब्वियसली नॉन मेटल है, इस वजह से रेजिस्टिविटी काफ़ी हाई है, यानी इलेक्ट्रिक फ्लोइंग कैपेसिटी जो है ये काफ़ी कम है। उम्मीद है आप इन चीज़ों में लिंकेज बना पाए होंगे। यहाँ पे सही आंसर हमारा ऑप्शन ए है। अलग अलग विषय से हमने मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस और मोस्ट रिपीटेड कॉन्सेप्ट को लिया है। इस क्वेश्चन को देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल कैन नॉट बी यूज टू मेक अ लेंस। एक लेंस बनाने के लिए आप किस चीज़ का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं? वाटर का, ग्लास का, प्लास्टिक का या क्ले का? वैसे सवाल तो काफ़ी आसान होते हैं, और इस तरीके का सेम सवाल एनडीए और सीडीएस में भी पूछा गया है, और ये एनसीईआरटी के डायरेक्ट एक्सरसाइजेस से आपको इस तरीके के क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। और 9th और 10th की एनसीईआरटी से ही ज़्यादातर सवाल आपको सीडीएस में भी देखने को मिलते हैं। कुछ क्वेश्चन 11th से होते हैं, जैसे केमिस्ट्री में अभी मैं क्वेश्चन सी देख रहा था, सीरियस वाला जो क्वेश्चन है 2019 का पेपर मैंने देखा, तो कुछ क्वेश्चन डायरेक्टली 11th क्लास की केमिस्ट्री से थे। स्पेशली वो जो हाइब्रिडाइजेशन के कॉन्सेप्ट हैं, जिनमें sp3 होती है, sp2, और इसके बाद उससे रिलेटेड जो और कंसेप्ट होते हैं कि ज्योमेट्री क्या है, शेप क्या है मॉलिक्यूल्स की, तो वो सब कॉन्सेप्ट हैं। हालांकि मैं सोच रहा हूँ उन केमिस्ट्री के सवालों को इकट्ठे कंपाइल करके सारे डिटेल्ड सॉल्यूशन करवा दूँ, बिकॉज उनसे सवाल रिपीट होने के चांसेस हैं, और वो चीज़ें थोड़ी टेक्निकल हैं। 11th क्लास की केमिस्ट्री से हैं ज़्यादातर क्वेश्चन। फिलहाल हम इस पर ध्यान देते हैं। देखिए, लेंस की हम बात करें तो ऑब्वियसली क्ले का इस्तेमाल हम नहीं कर सकते, वाटर, ग्लास और प्लास्टिक से बना सकते हैं। आई नो ये बेहद आसान सवाल है, बट इसी तरीके का सेम सवाल एनडीए और सीडीएस में भी पूछा गया है। अगला सवाल देखिए, ब्लीचिंग पाउडर में क्या मौजूद होता है? नाइट्रोजन, आयोडीन, क्लोरीन या ब्रोमीन? तो अगर केवल आपको इनके सूत्र याद हैं, केवल फार्मूलाज याद हैं, केमिकल फार्मूला, तो ऐसे क्वेश्चंस आप कर सकते हैं। ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला क्या होता है? CaOCl2। तो देखिए क्लोरीन की मात्रा है, इस वजह से ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल सही है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का क्या आपको याद है फॉर्मूला? प्लास्टर ऑफ पेरिस CaSO4 × ½ होता है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। और अगर हम जिप्सम की बात करेंगे तो ये CaSO4 × 2H2 होता है। तो इन पर ध्यान दीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है और कन्फ्यूजिंग भी है। वैसे अगर आपको इसकी रिएक्शन पता है तब तो ये बहुत आसान है, CaSO4 × ½ + 3/2H2। तो इस तरीके से ये आधा और डेढ़ मिल करके ये 2H2O बन जाता है। दोस्तों आइए कुछ और इम्पोर्टेंट एलिमेंट्स देख लेते हैं। जैसे अगर हम बात करें वाशिंग सोडा की, धोवन सोडा की, तो क्या होता है फॉर्मूला? Na2CO3 × 10H2O। और अगर हम बेकिंग सोडा की बात करें, यानी खाने वाला सोडा, तो ये होता है NaHCO3, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट कहते हैं। और इसे मैं इस तरीके से ध्यान रखता हूँ, देखिए यहाँ पे 10H2O है, वाटर की मात्रा है, तो ये वाशिंग सोडा में यूज़ होता है, और जो बच गया वो हमारा बेकिंग सोडा है। आइए कुछ और मैं आपको क्विकली रिवाइज करवा देता हूँ। देखिए सल्फ्यूरिक एसिड की बात करें तो H2SO4 होता है, नाइट्रिक एसिड की बात करें तो HNO3,
और देखिए H2SO4 की अगर हम बात करेंगे तो ये कार की बैटरीज वगैरह में यूज़ होता है, सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, नाइट्रिक एसिड के बारे में भी ध्यान रखिए, HNO3 होता है और काफ़ी इंपॉर्टेंट इसका रोल है एक्वा रेजिया बनाने में। हमारे पेट जो है इसमें मौजूद होता है HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इसके अलावा और कुछ देखें तो हम एसिटिक एसिड की बात कर सकते हैं, CH3COOH। आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि ब्लू विट्रोयल, जिसे नीला थोथा कहते हैं, इसका क्या केमिकल फार्मूला होता है। इससे पहले मैं आपको एक काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ बता दूं। देखिए मैंने यहाँ पे एक केमिकल इक्वेशन लिखी है, CaO यानी कैल्शियम ऑक्साइड प्लस वाटर यानी H2O, और यहाँ पे मैंने लिखा है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। सो ये क्या है, देखिए CaO की बात करें तो इसे क्विक लाइम कहा जाता है, और क्विक लाइम का मतलब बिना बुझा हुआ चूना है। ये बुझा हुआ नहीं है, इसमें जब हम वाटर डालेंगे तब ये बुझा हुआ चूना कहलाएगा, जिसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कहेंगे यानी CaOH2। और इसे ही दूसरी भाषा में ऑब्वियसली आप स्लेकेड लाइम कह सकते हैं। तो इनमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है, क्विक लाइम पूछा जाएगा तो CaO करना है, बिकॉज इसमें वाटर नहीं मिला है तो ये बुझा हुआ नहीं है, बाद में ये बुझा हुआ चूना है और इसके फॉर्मूला अलग होती है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है ये CaOH2। अगला सवाल देखिए, NDA का क्वेश्चन है बट अच्छा क्वेश्चन है। क्या पूछा जा रहा है, ग्लास प्रिज्म स्प्लिट्स वाइट लाइट इनटू डिफरेंट कलर्स, दिस इज कॉल्ड डिस्पर्जन ऑफ लाइट बाय प्रिज्म। यानी जो ग्लास प्रिज्म है ये लाइट को अलग अलग कलर्स में बांट देती है और इस चीज़ को डिस्पर्जन कहा जाता है। इसके संदर्भ में आपको बताना है कि कौन कौन से जो स्टेटमेंट है ये करेक्ट है। रेड लाइट सबसे ज़्यादा डेविएट करती है और ये रिफ्लेक्शन के कारण होता है। आगे आपसे ये कहा जा रहा है कि जो वायलेट लाइट है ये सबसे ज़्यादा डेविएट करती है और ऐसा होता है रिफ्रैक्शन के कारण। तीसरा ये कहा जा रहा है कि जो रेड लाइट है ये सबसे ज़्यादा विचलित होती है अपने पग से यानी डेविएट होती है और ये रिफ्रैक्शन के कारण होता है। और चौथा कहा जा रहा है वायलेट लाइट जो है ये सबसे ज़्यादा डेविएट होती है और ऐसा रिफ्लेक्शन के कारण हो रहा है। तो मैंने आपको बताया है कि साइंस के ऐसे क्वेश्चंस में आपको 50% चीज़ें पहले देखनी है, यानी सबसे पहले ये सोचना है कि रेड लाइट ज़्यादा डेविएट करती है या फिर वायलेट। तो ये आपने सुना होगा, विबग्योर के नाम से ये एक्रोनिम फेमस है। और आपने ये भी सुना होगा कि रेड लाइट जो है ये खतरे के निशान के लिए या फिर ट्रैफिक सिग्नल्स में भी और भी कई जगहों में जनरली हम खतरे के निशान के लिए ही रेड कलर का यूज़ करते हैं। और इसके पीछे का रीज़न ये है कि जो रेड लाइट है ये सबसे कम डेविएट होती है, सबसे कम डेविएट होने के कारण ये दूर से भी दिख जाती हैं, राइट। तो यहाँ पे जिस भी ऑप्शन में ये कहा गया है कि वायलेट लाइट सबसे ज़्यादा डेविएट करती हैं, इसे हम हटा देंगे। और अब ये देखिए क्या ये रिफ्लेक्शन के कारण होता है या रिफ्रैक्शन के कारण। तो इसमें काफ़ी आसानी से आप बता सकते हैं रिफ्रैक्शन के कारण होता है। रिफ्लेक्शन की तो कोई बात ही नहीं है ना, कोई बॉडी तब रिफ्लेक्ट करती है। वैसे मैं आपको बता दूं कि हमने जितनी भी चीज़ें यहाँ पे डिस्कस की हैं ये सब कुछ मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ा दिया। आप साइंस प्लेलिस्ट में जा करके चेक करिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हमने डिस्कस किए हैं। जैसे लाइट से संबंधित, लेंस से संबंधित क्वेश्चन आते हैं, कनकेव लेंस, कन्वेक्स लेंस, इनके यूजेज, ये सारी चीज़ें, इवन आईज के जो पार्ट्स होते हैं जिनमें अलग अलग तरीके के फिनोमिनाज एसोसिएटेड हैं, उन सारी चीज़ों को हमने डिस्कस किया है। तो उस प्लेलिस्ट का लाभ आप ज़रूर लें। फिलहाल देखिए रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन की हम बात करते हैं। तो अगर कोई सरफेस है, अगर यहाँ पे लाइट फॉल करती है और अगेन ये बाउंस बैक कर जाती है तो ये प्रोसेस रिफ्लेक्शन कहलाती है। काफ़ी आसान है ये। अगर रिफ्रैक्शन की बात करें तो सिंपली आपको ये वर्ड ध्यान रखना है, मीडियम, यानी मीडियम का मतलब माध्यम। जब दो सरफेस की मीडियम चेंज करती है तभी ये रिफ्रैक्शन होता है। एग्जाम्पल, काफ़ी आसान एग्जाम्पल हो सकते हैं, जैसे अगर ये वाटर है और इसमें आप टॉर्च से लेट सपोज प्रकाश कर रहे हैं, तो ये जो प्रकाश का माध्यम है ये अपने जो मीडियम है, इस साइड में अगर आप मीडियम की बात करें तो ये एयर है बट ये वाटर में जा रहा है, तो इस तरीके से ये अपना मीडियम चेंज कर रहा है। अब मीडियम जब चेंज करेगा तो और भी अन्य इससे एसोसिएटेड जो चीज़ें हैं ये भी चेंज होगी और ये कहलाता है रिफ्रैक्शन। तो सिंपली आपको यही बात ध्यान रखनी है कि मीडियम जब चेंज होगा लाइट का तो ये कहलाएगा रिफ्रैक्शन। हालांकि इतना जानना काफ़ी नहीं है, इससे और भी एसोसिएटेड फेनोमिनाज हैं, जैसे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन एक काफ़ी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, अक्सर वहाँ से सवाल देखने को मिलते हैं। एक टर्म है क्रिटिकल एंगल के नाम से, वो भी काफ़ी आसान है बट रिफ्रैक्शन से ही एसोसिएटेड है। ये सारी चीज़ें मैंने साइंस प्लेलिस्ट में ऑलरेडी कवर की हैं, तो आप वहीं से जा करके कवर कर लें। दोस्तों उम्मीद है आप प्रश्नों को पहले खुद से सॉल्व कर रहे होंगे। देखिए CDS का क्वेश्चन है, क्या पूछा जा रहा है, When hot water is placed into an empty water bottle, यानी अगर गर्म पानी को खाली पानी के बोतल में रखा जाता है तो जो बोतल है इसकी शेप
सेम रहती है, शेप नहीं बदलती है और सॉफ्ट भी नहीं होती है, तब ये किस तरीके का बॉटल है। अगर बॉटल की शेप बदल जा रही है और इसके बाद ये सॉफ्ट भी हो जा रही है तो ये किसी और तरह की बॉटल होगी। बट यहाँ पे कंडीशन आपको क्या दी गई है, कंडीशन सिंपली ये दी गई है कि शेप ज्यों की त्यों है बॉटल की और बिल्कुल भी सॉफ्ट नहीं हुई है। तो ये किस तरीके की प्लास्टिक है? क्या ये थर्मोप्लास्टिक है? क्या ये पीवीसी है? पीवीसी का मतलब होता है पॉलीविनाइल क्लोराइड, जिसका मोनोमर क्या होता है? विनाइल क्लोराइड। और तीसरा है पॉलीयूरेथीन और चौथा है थर्मोसेटिंग। तो देखिए इसका जो सही आंसर है ये ऑप्शन डी है, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक और थर्मोप्लास्टिक, इन दोनों के बीच क्या डिफरेंस है, ये 8th क्लास की एनसीईआरटी में है और काफ़ी आसान कॉन्सेप्ट है। इन क्वेश्चंस में आपकी गलतियां नहीं होनी चाहिए। अगर आपकी हो रहे हैं तो एनसीईआरटी, बेसिक एनसीईआरटी को रिवाइज करिए। इस तरीके से डिफरेंसेस क्लासिफिकेशन ये 8th क्लास की एनसीईआरटी में है। देखिए थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग के बीच जो सबसे प्रमुख अंतर है वो ये है कि अगर आप हीट करेंगे थर्मोप्लास्टिक को तो ये सॉफ्ट हो जाएगी, और आपने ऐसे प्लास्टिक जरूर ऑब्जर्व किए होंगे डे टू डे लाइफ में। लेकिन थर्मोसेटिंग जो प्लास्टिक्स होती हैं ये सॉफ्टेन नहीं होती, ठीक है, ये जिस तरीके से होती हैं हार्ड तो हार्ड ही रहती हैं, ठीक है। और अगर थर्मोप्लास्टिक की बात करें तो इनका लॉन्ग चेन होता है, ये 3D स्ट्रक्चर की होती हैं। और ये सब चीज़ें अगर आप समझेंगे 11th क्लास की केमिस्ट्री में है मेनली, वैसे बेसिक क्लासेस में भी हो सकती हैं बट एनसीईआरटीज़ के बेसिक क्लासेस में नहीं है, बट 11th-12th में आपको ये देखने को मिलेगा, स्पेशली 11th क्लास की केमिस्ट्री में। एडिशन पॉलीमराइजेशन होता है, काफ़ी आसान सा कॉन्सेप्ट है। जब चेन जो है ये जुड़ करके आपस में तैयार करते हैं पॉलीमर को तो ये एडिशन पॉलीमराइजेशन कहलाता है। इसी के उल्टे कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन होता है। और सबसे खास बात तो ये है, चूंकि ये सॉफ्ट होती हैं इस वजह से इसे आप दोबारा रीसेप करके रीयूज कर सकते हैं। लेकिन थर्मोसेटिंग की लिमिटेशन ये है कि इसे रीसेप नहीं किया जा सकता, ये हार्ड होते हैं। कौन? थर्मोसेटिंग। और थर्मोप्लास्टिक सॉफ्ट वीक होती हैं, जैसा कि हमने अभी देखा। सो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग फिर कौन सा आंसर सही होगा? थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स। ये क्वेश्चन भी काफ़ी आसान है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से समझिए फिर आंसर करने की कोशिश करिए। देखिए डायमंड और ग्रेफाइट के संबंध में आपको बताना है कि कौन सी बात सही नहीं है। पहला ऑप्शन ये है कि डायमंड का जो स्ट्रक्चर है ये टेट्राहेड्रल होता है और ग्रेफाइट का जो स्ट्रक्चर है ये हेक्सागोनल प्लेनर होता है। अब ये स्ट्रक्चर क्या है ब्रीफ में हम यहाँ पे बात कर लेंगे, हालांकि मैं सोच रहा हूँ कि इन पर एक सेपरेट वीडियो डिस्कस करूँ। ऑप्शन बी की अगर बात करें तो देखिए क्या कहा जा रहा है कि जो डायमंड और ग्रेफाइट हैं इनके फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ अलग अलग होते हैं। दोनों ही फिजिकल प्रॉपर्टीज़ भी और केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी, ये दोनों ही डायमंड और ग्रेफाइट के अलग अलग होते हैं। आगे ये कहा जा रहा है कि जो ग्रेफाइट है ये सॉफ्ट होता है बट डायमंड जो है ये हार्ड होता है। चौथा ये कहा जा रहा है कि जो ग्रेफाइट है ये गुड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का, जबकि डायमंड जो है ये गुड कंडक्टर नहीं है। तो आइए आसान वाले ऑप्शन पहले देखें। तो हमें पता है बिल्कुल कि ग्रेफाइट एक गुड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का और डायमंड नहीं है। और ये दोनों ही क्या है? ये दोनों ही कार्बन के एलोट्रॉप्स हैं। एलोट्रॉप्स का मतलब अपरूप होता है। कौन कौन से एलोट्रॉप्स हैं? एक तो ग्रेफाइट है, दूसरा डायमंड है, तीसरा फुलेरिन है, ये भी ध्यान रखिएगा, ऑप्शंस में पूछ लिया जाता है। ग्रेफीन भी है, ग्रेफीन का नाम भी ध्यान रखिएगा। ये सब कुछ हमने डिस्कस किया है कई बार साइंस के सेक्शन में। और अगला देखते हैं, अगला ऑप्शन यानी ऑप्शन सी। तो ग्रेफाइट सॉफ्ट होता है जबकि डायमंड हार्ड होता है, बिल्कुल सही बात है ये। तो सी और डी तो सही है बट हमसे गलत पूछा गया। दूसरा अगर हम देखें कि क्या फिजिकल और केमिकल दोनों प्रॉपर्टी सेम होती हैं, तो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की अगर हम बात करें तो ये अलग नहीं बल्कि काफ़ी अलग होती हैं। डायमंड तो काफ़ी हार्ड होता है ग्रेफाइट के मुकाबले, तो ये तो सही है। बट क्या केमिकल प्रॉपर्टीज़ अलग होती हैं? नहीं, केमिकल प्रॉपर्टीज़ अलग नहीं होती, दोनों ही कार्बन के एलोट्रॉप्स हैं ना, इस वजह से ये गलत है। कह दिया गया है कि दोनों ही डिफरेंट है, तो बी तो गलत है। पहला देखते हैं, डायमंड हैज़ अ टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। हाँ, इनमें आपको कन्फ्यूजन आई होगी, अगर आपका साइंस बैकग्राउंड नहीं है तो फिर इन चीज़ों में थोड़ी दिक्कतें आती हैं, तो इसे मैं ब्रीफली समझा देता हूँ। तो देखिए डायमंड का जो स्ट्रक्चर है वो कुछ इस तरीके का देखने को मिलता है और इस स्ट्रक्चर को कहते हैं टेट्राहेड्रल। टेट्रा का मतलब 4 होता है, 4 साइड से एटम्स देखने को मिलेंगे। हाइब्रिडाइजेशन, ये जो बीच में sp3 लिखा गया ये इस चीज़ की हाइब्रिडाइजेशन है। हाइब्रिडाइजेशन क्या है और किन एलिमेंट्स की क्या होती है ये सेपरेटली डिस्कस करूंगा मैं, बहुत ही ब्रीफ वे में, और काफ़ी बेसिक कॉन्सेप्ट हम डिस्कस करेंगे, बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, इतना कि जिससे एग्जाम्स में क्वेश्चन काफ़ी आसानी से आपके समझ जाए। हालांकि फिलहाल मैं आपको शॉर्टकट ये बता देता हूँ कि अगर आप 4 एटम्स देखें साइड में तो आप समझ जाइए sp3 है। ये मैं बता देता हूँ ब्रीफली, 4 एटम रहा अगर तो sp3, 3 रहा तो sp2,
दो रहे तो sp। इस बात को अगर आप ब्रीफली दिमाग में रखेंगे तो हाइब्रिडाइजेशन काफ़ी आसानी से आप बता सकते हैं। ग्रेफाइट की अगर बात करें तो ये sp2 है हाइब्रिडाइजेशन, और ये जो इसकी ज्योमेट्री देखने को मिल रही है ये हेक्सागोनल है, हेक्सागोनल प्लेनर कहते हैं। तो सारी ज्योमेट्रीज में एक बार ब्रीफली डिस्कस कर लूँगा बिकॉज क्वेश्चन पूछे गए हैं यहाँ से। हालांकि ये डीप क्वेश्चन है, मतलब डिफिकल्ट क्वेश्चन है, और कॉन्सेप्ट जैसे हाइब्रिडाइजेशन के कॉन्सेप्ट को जब आप पढ़ेंगे, इसके बाद ज्योमेट्री को समझेंगे, उसके बाद ही ऐसे सवाल आसानी से आप कर पाएंगे। फिलहाल आप इस चीज़ को याद रखिए कि डायमंड का स्ट्रक्चर टेट्राहेड्रल होता है, ग्रेफाइट का हेक्सागोनल प्लेनर होता है। यानी इसका ऑप्शन बी सही है बिकॉज ये गलत स्टेटमेंट है और हमसे गलत ही पूछा गया था। अगला सवाल देखिए, किसे ड्राई आइस के रूप में जाना जाता है? आइस प्रेजेंट इन आइसक्रीम, सॉलिड वाटर एट अंटार्कटिका, सॉलिड स्टेट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, या सॉलिड वाटर ऑफ आयोनोस्फीयर। देखिए ड्राई आइस की अगर बात करें तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड होता है ये, यानी सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड। तो सही आंसर ऑप्शन सी है। असल में कार्बन डाइऑक्साइड की जो सॉलिड स्टेट है यही ड्राई आइस कहलाती है। और कुछ एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट यहाँ से मैं आपको बता दूँ, आपने एक प्रोसेस के बारे में ज़रूर सुना होगा और वो प्रोसेस है सब्लिमेशन। सब्लिमेशन यानी ऊर्ध्वपातन। क्या होता है सब्लिमेशन का मतलब? कई बार ऐसा होता है कि अगर किसी चीज़ को हम हीट करें तो ये लिक्विड स्टेट में ना बदल करके, किसी सॉलिड को अगर हम हीट करें तो ये लिक्विड स्टेट, लिक्विड फेज को स्किप कर देती है और डायरेक्टली गैस का रूप ले लेती है। उदाहरण अगर हम देखें तो नेफ्थेलिन बॉल्स हैं, या कपूर का प्रयोग हम करते हैं तो कपूर में भी ऐसे ही देखने को मिलता है, वो लिक्विड में ना बदल करके डायरेक्टली गैसियस फेज में बदल जाती है। तो ये जो प्रोसेस है ये सब्लिमेशन कहलाती है, और सब्लिमेशन के नाम में ड्राई आइस का भी उदाहरण देखने को मिलता है। उम्मीद है आपको इस वीडियो से साइंस के क्वेश्चंस को रिवीजन करने में हेल्प मिली होगी। नेक्स्ट वीडियो आप किस टॉपिक पर चाहते हैं ये आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक भी शेयर करें। मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।